औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वसख्खरा लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीअम मिन्हु इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। उसने ज़मीन और आसमान की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर दिया है, सब कुछ अपने पास से। इसमें बड़ी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो गौर व फ़िक्र करने वाले हैं। अज़ीज़ और मोहतरम जमात के ज़िम्मेदारान और उलमा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैंने आपके सामने कुरान की एक आयत की तिलावत की और उसका तर्जुमा पेश किया। अम्बिया जो है, अम्बियाओं के वारिस जो है उलमा इकराम हैं, और अम्बिया की ये सुन्नत रही है कि वो हर ज़माने में उन्होंने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। अपनी वक्त की जो टेक्नोलॉजी थी उसका उन्होंने इस्तेमाल किया है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को देख लें तो लोहे के ऊपर उनको एक दस्तरस हासिल थी, और उस वक्त की जो अच्छी टेक्नोलॉजी थी उन्होंने उसको इस्तेमाल किया, किसी भी तरह से मोल्ड करके या कुछ भी करके वो जो जंगी चीज़ें बनाते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो तो अल्लाह ताला ने मुसख्खर कर दिया था हवाओं को और दूसरी चीज़ों को, उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। काबा को भी तामीर करने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी जो हो सकती थी उस वक्त उसका इस्तेमाल किया होगा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जब दीन की दावत देनी थी और जब लोगों को जगाना था, तो उस वक्त का जो राइज टूल था, जो मीडिया था उस वक्त का राइज मीडिया जो था, वो ये था कि लोग पहाड़ी पर चढ़ जाते, बरहना हो जाते, ऊँट के ऊपर चढ़ के या सबा पुकारते। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह ऐसा नहीं किया। आपने उस टूल का, उस मीडिया का तो इस्तेमाल किया, लेकिन अखलाकी हुदूद में रहते हुए किया। आप ज़रूर पहाड़ी पर चढ़े, आपने या सबा पुकारा, लेकिन आपने उसका पॉजिटिव पहलू इस्तेमाल करते हुए उस मीडिया का इस्तेमाल किया। तो हर ज़माने में हमने देखा है कि अंबिया इकराम ने अपनी दावत को इस्तेमाल करने के लिए उस वक्त के जो राइज मीडिया थे उसका भरपूर इस्तेमाल किया, और अपनी दावत को, अपने मिशन को बढ़ाने के लिए, ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाने के लिए, ताकि वो मुफीद हो सके, अपने फेवर में उसका इस्तेमाल किया। हमारे लिए भी ये ज़रूरी है, क्योंकि उलमा इकराम अंबिया के वारिस हैं, उनके ऊपर एक बड़ी ज़िम्मेदारी है। सबसे बड़ा मसला ज़माना शनासी का है। अगर हम जितने ज़्यादा ज़माना शनास होंगे, उनके तकाज़ों को हम समझ सकेंगे और उन तकाज़ों को हम पूरा कर सकेंगे। अगर हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, हम उस तकाज़े को समझते हैं, वहाँ के सामीन को समझते हैं, वहाँ के लोगों की मेंटालिटी को समझते हैं, और उनके जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो इश्यूज़ हैं, अगर हम सोशल मीडिया के थ्रू जाकर अगर उसको रिज़ोल्व करते हैं, तो लोग वाकई में फिर से हमारे उलमाए की तरफ पलटेंगे, उन्होंने अपना रहनुमा और लीडर मानेंगे। जैसे अभी बात आई कि जब ट्रिपल तलाक़ का मामला चल रहा था, तो ये ज़रूरी था कि हमारे उलमाए कराम आते और इस्लामिक लॉ के पर्सपेक्टिव से जो मुदल्लल अंदाज़ के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर बात रखते, ट्विटर के ऊपर बात रखते, फेसबुक के ऊपर बात रखते, इंस्टाग्राम के ऊपर बात रखते, ताकि वो एक डिस्कशन और डिस्कोर्स का माहौल बनता और लोगों को समझ में आता कि वाकई में ये तलाक़ की क्या मुस्बित पहलू हैं, क्यों तलाक़ ज़रूरी है। वहाँ तो 7 जन्मों का रिश्ता था, इस वजह से वो अलग पर्सपेक्टिव में सोच रहे थे, लेकिन हम लोगों को बताते इससे तुम्हारे क्या मसाइल हल हो सकते हैं। तो अगर ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमने हमारे फेवर में रहते हुए करते हैं, हमें ये पता होता कि ये मीडिया इतना पावरफुल है कि अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो इससे हम इस्लाम के वो अच्छे पहलुओं को लोगों के सामने रख सकेंगे, जिससे आज का एडमिनिस्ट्रेशन भी फ़ायदा उठा सकेगा, पॉलिटिकल लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे, दूसरे मज़ाहिब के लोग भी फ़ायदा उठा सकेंगे, और उनके अंदर जो गैर समझ है वो दूर हो सकेगी। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर वो बात नहीं करूँगा कि मुझे पता है कि आपके फ़ोन के अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, आप उसे चलाना भी जानते हैं, आप उसका इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन मैं उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर बात करूँगा। और दूसरा बड़ा मसला ये है कि चूँकि मैं एक टेक्निकल फील्ड से आता हूँ, एक आईटी फील्ड से आता हूँ, तो मैं वो उर्दू के लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल ना कर पाऊँ, तो मेरे लिए थोड़ी मुश्किल की बात रहेगी, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। नेक्स्ट स्लाइड। तो जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल कितने लोग कर रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। तो अगर आप ये डेटा देखेंगे तो 2022 और अभी 23 तक का भी हमारे पास ये डेटा है कि सोशल मीडिया पर 47 करोड़ एक्टिव यूज़र्स हैं। मतलब हम 150 करोड़ की या 125 करोड़ की पॉपुलेशन है, उसके अंदर से
47 करोड़ लोग एक सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव हैं और ये जो परसेंटेज बनता है 33%, यानी इंडिया की 33% पॉपुलेशन सोशल मीडिया इस्तेमाल करती है। कितना बड़ा टारगेट ऑडियंस हमारे पास है हमारी बात को पहुंचाने के लिए। और हर साल इसके अंदर 4.2% की तरफ से ग्रोथ हो रही है, यानी हर साल इतने तादाद के अंदर लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए बढ़ रहे हैं। और सोशल मीडिया का अगर हम देखें कि इस्तेमाल कितना है दिन भर का, तो इंडिया के जो यूज़र्स हैं जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं उनका एवरेज निकाला गया तो 2.6 ऑलमोस्ट 2.3 घंटे के आसपास वो सोशल मीडिया के ऊपर अपना 24 घंटों में से वक्त निकालते हैं। ऑलमोस्ट किसी हाफ डे की तरह काम करना जैसा हो गया। किसी जॉब में 3 घंटा हम हाफ डे कर लेते हैं, यानी इतना टाइम वो सोशल मीडिया के ऊपर स्पेंड करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, हम अपना ऑडियंस टारगेट करें, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कहाँ किन लोगों को पहुंच सकते हैं। और ये जो 2.6 आवर्स यानी 2.3 घंटे के आसपास ये इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर ये 8 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास आपके यहाँ व्हाट्सअप होगा, फेसबुक होगा, ट्विटर होगा, इंस्टाग्राम होगा। मोस्ट ऑफली हमारे यहाँ ये 4 टूल इस्तेमाल हम करते हैं। उसके अलावा भी दूसरे भी हैं कम्युनिकेशन के लिए, कोई ईमो वगैरह या दूसरे जूम मीटिंग के लिए या फिर गूगल मीट के लिए, वो क्योंकि वो तो कम्युनिकेशन में आ जाता है, लेकिन क्योंकि वो भी सोशल मीडिया का ही पार्ट है। तो 8 प्लेटफॉर्म मिनिमम एक यूज़र यूज़ कर रहा है, जिसमें से हम लोग अभी सिर्फ 4 प्लेटफॉर्म तक ही पहुंच पाए हैं। यानी कंटेंट प्रमोट करने का आप ये देखिए, और आप ये जो चार्ट देख रहे हैं इसमें 18 से 24 साल और 25 से लेकर 34 साल, यानी 18 से लेकर 34 साल तक का जो ग्रुप है, एज ग्रुप, वो सोशल मीडिया पे है। अब 18 से लेके 34 साल का नौजवान लड़के और लड़कियां अगर सोशल मीडिया पर मौजूद हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो क्या कंटेंट सर्च करेंगे, क्या इश्यूज़ उनको लाहक हैं, किन क्वेश्चंस को वो लेकर सोशल मीडिया पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर उन क्वेश्चंस का आंसर उनको अवेलेबल है कि नहीं है। एक हमारी बहन खातून ने IVF के ऊपर अगर सर्च करती है तो हमें हमारे किसी उलमा का IVF के ऊपर रिसर्च कोई वीडियो नहीं है। उस IVF को कराने में उस बहन को क्या क्या मसाइल आएंगे, कहाँ तक इजाज़त है, कहाँ तक इजाज़त नहीं है। तो मॉडर्न टूल को इस्तेमाल करके फ़िक़ा का, शरीयत का, इस्लामिक लॉ का जो इस्तेमाल हम कर सकते हैं वो अभी हम नहीं कर पाए हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि जब हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे तो क्या एज ग्रुप है, वो एज ग्रुप की क्या परेशानियां हैं, क्या तकलीफ़ें हैं, वो क्या सर्च कर रहे हैं, और हम उनके परेशानियों को किस तरीके से एड्रेस करके उनके प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए इस डेटा का जानना बहुत ज़रूरी है। अब सोशल मीडिया क्यों इस्तेमाल होता है? सोशल मीडिया को इस्तेमाल करने वाले 10 महर्रिकात हैं। सबसे पहला ये है कि अगर जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं वो लोगों के साथ कनेक्ट हो सके, इसलिए वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेते, ताकि मेरे जान पहचान के लोग, मेरे जो कलीग के साथ पढ़ने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ जो है कम्युनिकेशन कर पाऊँगा, चैट कर पाऊँगा। इसीलिए मैं जो है सोशल मीडिया पे आना चाहता हूँ। तो पहला मोटिवेशनल फैक्टर तो ये है। दूसरा मोटिवेशनल फैक्टर ये है कि वो चाहता है कि मुझे करंट न्यूज़ मिलती रहे, मैं लोगों आसपास मेरे जो कुछ चल रहा है उसकी खबर मुझे मिलती रहे, मैं अपडेट होता रहूं। इस वजह से एक सोशल मीडिया पे आने के इम्कानात यूज़र्स के बढ़ जाते हैं। दूसरा ये है, तीसरी वजह जो है लोगों के आने की, बहुत बुरी है, लेकिन लोग फालतू वक्त गुजारने आते हैं, यानी अपना स्पेयर टाइम, अपना खाली टाइम गुजारने के लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ लोग तो इसलिए भी आ जाते हैं ताकि दूसरे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फोमो में आ जाए। फोमो कहते हैं फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, मतलब किसी चीज़ से अपने आप को महरूम समझना, उसको फोमो बोलते हैं। तो एक फोमो फीलिंग आ जाती है कि कहीं मैं महरूम तो नहीं रह गया हूँ, इसीलिए भी चलो मेरे दूसरे दोस्त वगैरह सोशल मीडिया पे हैं तो मुझे भी आना चाहिए ताकि मैं भी अपने आप को अपडेट बता सकूँ। फिर दूसरा ये है कि लोग जनरल नेटवर्किंग, लोगों से जुड़ना, लोगों के साथ बात करना, इसके लिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। फिर छठा रीज़न ये है कि एंटरटेनमेंट के लिए, फ़न के लिए
और थोड़ी बहुत ऐसे कुछ लोग हमारे यहाँ होते हैं नात शरीफ सुनने के लिए, इस्लामिक सॉन्ग सुनने के लिए, इसलिए भी आते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि मैं जो कुछ मेरी ज़िंदगी में चल रहा है, मैंने एक जगह गया, होटल में खाना खा रहा हूँ, फ़ोटो खींच दिया, शेयर कर दिया, हैव अ ग्रेट डिलाइट डिनर विद माय स्पाउस, ऐसा करके उन्होंने डाल दिया। तो लोग फ़ोटोज़ शेयर करते हैं, वीडियो शेयर करते हैं, इसलिए भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। एक बेहतरीन इस्तेमाल ये करते हैं सोशल मीडिया का, क्योंकि ट्विटर के ऊपर जो करंट अफेयर्स चल रहे होते हैं, तो वो करंट अफेयर्स में अपना क्या रुझान रखते हैं, उनका क्या ओपिनियन होता है। अभी फ़िलिस्तीन का मामला चल रहा है, तो उसके अंदर वो कुछ हिस्ट्री जानते हैं, करंट न्यूज़ से अपडेट रखते हैं, तो वो अपनी बातों को, अपनी ओपिनियन को ट्विटर के ऊपर और दूसरी जगह में शेयर करते हैं। तो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए भी करते हैं ताकि वो अपने ओपिनियन को शेयर कर सकें, अपने ओपिनियन को बता सकें। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इसलिए भी होता है कि लोग नए लोगों के साथ जुड़ सकें, मीट न्यू पीपल। और एक ये है, बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ लोग रिसर्च के लिए भी करते हैं और कुछ लोग प्रोडक्ट्स को बाय करने के लिए भी करते हैं। कि कुछ प्रोडक्ट्स हैं, मैं जाकर देखूं सोशल मीडिया पे, मुझे एक आईफोन ख़रीदना है, अब मैं जाकर देखूं उसका रिव्यू क्या है, 3-4 लोगों के मैं रिव्यू देखूंगा यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, और फिर जाकर मैं ख़रीद लूँगा। तो कुछ लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल रिसर्च के लिए भी करते हैं, कुछ लोग प्रोडक्ट के रिव्यू के, ये बहुत बड़ा है, ये जो प्रोडक्ट रिव्यू का जो परसेंटेज है वो बहुत बड़ा है। कि अगर आपको ओप्पो का मोबाइल ख़रीदना है, आप यूट्यूब के गए, गैजेट, टेक और 3-4 लोगों के रिव्यू सुने, आपको लग गया कि हाँ इसने तो 8 पॉइंट दे दिए, मैं जाके अब इसको अमेज़ोन से या बाज़ार से ख़रीद लूँगा। तो ये 10 वो मोटिवेशनल फैक्टर हैं जिसकी वजह से लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। तो जब हमें ये पता होगा कि सोशल मीडिया पे आने वाले जो लोग हैं वो किन वजहों से आते हैं, तो हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी उनको फ़िल्टर आउट करने की, और हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो ऑडियंस आ रहा है वो किस किस तरीके का, किस किस नौइयत का ऑडियंस है, ताकि हम अपना जो है उनको बता सकें कि ये कंटेंट हम प्रमोट करेंगे तो इस तरीके के ऑडियंस को हम फुलफ़िल कर पाएंगे। इस्लामिक नात नशीद इस तरीके की चीज़ें सुनने वाले इतना तबका है, तो हम उनको कैटर कर पाएंगे। अभी तक हमने सोशल मीडिया के ऊपर बात की, तो सोशल मीडिया के ऊपर अगर हम देखें तो फेमस पर्सनालिटी जो है डॉक्टर इसरार अहमद साहब की है। उनका दर्स कुरान इतना मकबूल है पूरी दुनिया के अंदर। अगर आप दर्स कुरान सर्च करेंगे तो डॉक्टर इसरार अहमद साहब के दर्स कुरान भरपूर पड़े हुए हैं, और सबसे ज़्यादा नौजवान तबका अगर किसी को सुनता है तो वो डॉक्टर इसरार अहमद साहब को सुनता है। हमारे इस्लामिक स्कॉलर्स ने, हमारे अकाबिरीन ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, पर्पसफुल किया। उन्होंने ये कहा कि कुरान की तालीमात को आम करना चाहिए, एक अच्छा मकसद को लेकर वो आए, और उन्होंने कुरान के दर्स को जो है यूट्यूब के ज़रिए प्रमोट किया, और आज पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हैं, नौजवानों के कभी कभी कुछ मज़ाहिया उसमें भी बातें कह देते हैं और लोग बड़ा पसंद करते हैं, तो नौजवानों के काफ़ी मसाइलों के ऊपर भी आप बात करते हैं, और यूट्यूब के ज़रिए उन्होंने जो है एक अपना अच्छा ऑडियंस बिल्ड किया है। ये भी एक मुस्बित पहलू था, जिस तरह से मैंने अपनी बात करी थी कि ये आप जो हैं उलमा जो हैं वो अंबिया के वारिस हैं, उन्होंने हमेशा जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और अपनी बातों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाने के लिए उन टूल्स का इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी, मुफ्ती अकमल साहब को आप देखिए, माशाल्लाह बड़ा फ़ैन बेस आप रखते हैं, बड़े सब्सक्राइबर आपके हैं। और इसी तरह से फ़रत हाशमी साहिबा को आप देखिए कि उन्होंने औरतों के मसाइल के ऊपर बात की। उन्होंने आप सबसे ज़्यादा फेमस है कुरान को लेकर, आप कुरान को वर्ड टू वर्ड सिखाती हैं, आप अपने आप में एक तंजीम है। अगर आप इनकी वेबसाइट पे जाएंगे, फ़रत हाशमी की वेबसाइट पे, तो कुरान के जितने भी लर्निंग कोर्सेज़ हो सकते हैं आप उनको देखिए, और दूसरे फैमिली काउंसलिंग को देखिए, साइकोलॉजी को लेकर देखिए, कुरान को लेकर देखिए, हर तरीके के सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोस उनके हैं। अगर हमारी कोई बहन, हमारी घर से कोई खातून अगर इनको सुनती हैं तो वाकई में एक अच्छा कंटेंट वो प्रमोट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि इस्लामिक कंटेंट को प्रमोट करने के लिए हमारे बड़े बड़े इस्लामिक स्कॉलर ने भी यूट्यूब का सहारा लिया। ऐसा नहीं है कि अब जब भी हम अपनी बातों में मैंने कई जुमा के खुतबों में भी सुना है, माजरत चाहूँगा कि सोशल मीडिया का मनफी पहलू बहुत इस्तेमाल किया था कि उसकी वजह से नौजवान कितने बिगड़ गए हैं। लेकिन कितने नौजवान जो हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके कुरान भी सीख रहे हैं, ऑनलाइन कुरान सीख रहे हैं, तकारीर सुन रहे हैं। वो भी एक बड़ा तबका है नौजवानों का, तो उनसे भी वो फ़ायदा उठा रहा है। तो जहां हम उसके मनफी पहलुओं को बताएं
मुस्बित पहलू से किस तरह से मुस्बित पहलू भी बताना चाहिए कि आप सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास नौजवान आता है, नहीं सोशल मीडिया आपको इस्तेमाल नहीं करना है। नहीं बेटा, आप कीजिए। आप तारिक मसूद साहब को सुनिए, मुफ्ती अकमल साहब को सुनिए। हमने उसको बता दिया कि आप फेसबुक पर जो है ये वक्त गुजारी कर लें, इससे अच्छा है आप इन वीडियोज़ को देख लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो हमने उसको डाइवर्ट कर दिया। तो इस वजह से जो है हम सोशल मीडिया, क्योंकि हम इससे इनकार तो कर नहीं सकते हैं सोशल मीडिया से। अब सोशल मीडिया इतनी अच्छी चीज़ है और अगर हम उसका इनकार कर देंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो सोशल मीडिया का इफ़ेक्टिव यूज़ हमें करना चाहिए। दूसरा, फेमस ये मुस्लिम यूट्यूबर्स हैं जिसमें मैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब और कासिम अली शाह। अगर आपको ज़माना शनासी नहीं अगर आपके अंदर, और अगर आप डॉक्टर प्रोफेसर जावेद इकबाल साहब को सुनते हैं, आपके अंदर मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, नफ्सियात, ये सब आप इनसे सीख सकते हैं। बहुत बेहतरीन एक तो आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और उन्होंने जदीद उलूम को इस्लामिक पर्सपेक्टिव के अंदर कुरान और हदीस की रोशनी में जिस तरीके से बयान किया है, जिस फॉर्मेट में बयान किया है, लोग आपसे बहुत मुतासिर हैं। दूसरा है सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब। आपका चाइल्ड साइकोलॉजी और पेरेंटिंग के ऊपर आप माहिर हैं। अगर बच्चों की तरबियत कैसे की जाए, हमें बच्चों की तरबियत किस तरीके से करना चाहिए, माँ बाप को क्या ख्याल करना चाहिए, माँ बाप के क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, अगर आप पेरेंटिंग के ऊपर और चाइल्ड साइकोलॉजी के ऊपर अगर कुछ सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आप सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब को देखिए। कुरान और हदीस की रोशनी में बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। कासिम अली शाह, ये भी साइकोलॉजिस्ट भी हैं, एजुकेशनल और मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर अभी तक भी मैंने उस लेवल के ऊपर इस्लामिक स्कॉलर्स को और दूसरे लोगों को यूट्यूब के ऊपर आते नहीं देखा जितना पाकिस्तान के उलमाओं को देखा है। और अभी मैं एक जगह सर्च कर रहा था, हमारा एक सोशल ब्लेड टूल है, तो सोशल ब्लेड टूल के अंदर मैं जब सर्च कर रहा था कि इंडिया के अंदर कितने रिलीजियस कंटेंट को प्रमोट करने वाले लोग हैं, तो उनका डेटा दीजिए, तो पाकिस्तान के स्कॉलर ही आ रहे थे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर से देखने वाला ऑडियंस ज़्यादा है। पाकिस्तान में तो उन इस्लामिक स्कॉलर्स को देखने वाला ऑडियंस है, लेकिन पाकिस्तान की तादाद तो कितनी है, ज़्यादातर तो हिंदुस्तान से देखा जा रहा है। तो वो सोशल ब्लेड भी कंफ्यूज हो गया और वो इंडिया के कैटेगरी के अंदर भी वो पाकिस्तान स्कॉलर्स को लाकर बताता है। तो आप सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर जो नौजवान लोग हैं जो यूट्यूब से कंटेंट लेते हैं, वो कितना कंज्यूम करते हैं और कितना पाकिस्तानी स्कॉलर्स को सुनते हैं। हमारे यहाँ 4 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ एक ही सोशल मीडिया के अंदर इन्फ्लुएंसर है और वो है एडवोकेट फैज़ अहमद सैयद। उसके अलावा शायद कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर के ऊपर अभी तक नहीं आया। और उन्होंने नौजवानों के काफ़ी मसाइल के ऊपर भी बात की और दीनी जो मसले मसाइल है उसके ऊपर भी उन्होंने रिसर्च वीडियो बनाकर वहाँ पर पेश किया है। नेक्स्ट, अब हम ये समझते हैं, ये देखो ये डेटा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हम ये समझते हैं कि जब सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है तो वो जनरल इस्तेमाल होता है। नहीं, रिलीजियस कैटेगरी भी एक बड़ी कैटेगरी है जहाँ पर हर धर्म के लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देखोगे टी सीरीज़, इसका सबसे ज़्यादा 252 मिलियन या 251 मिलियन के आसपास इसका फ़ैन बेस है, इतने सब्सक्राइबर हैं। और दुनिया का नंबर 1 चैनल है टी सीरीज़, जिसके अंदर गाने और दूसरी चीज़ें आती हैं। लेकिन टी सीरीज़ ने जब ये रिसर्च किया हमको रिलीजियस कंटेंट प्रमोट करना चाहिए, 10वें नंबर पर आप देख लीजिए टी सीरीज़ ने भक्ति के नाम से शुरू करा यूट्यूब चैनल। उसको पता चल गया कि यूट्यूब के ऊपर आकर लोग जो है भक्ति भी सुनते हैं, उनके जो भजन वगैरह हैं वो भी सुनते हैं। तो उसको ये ज़रूरत पड़ी कि नहीं, अब हमको हमारा खुद का कंटेंट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। उसने काफ़ी ऐसे भजन गाने वाले सिंगर्स को बुलाए, उनका एक पूरा स्टूडियो सेटअप किया और एक भक्ति चैनल निकाला। और भक्ति चैनल के थ्रू उसने वो जो भी गायत्री मंत्र वगैरह जो है, उनके जो भी भजन वगैरह हैं, उसको प्रमोट करना शुरू किया। तो आप ये देखेंगे सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान का जो मिजाज है वो धार्मिक मिजाज है ना, हमें समझना पड़ेगा। अब उसके अंदर लोग जाते हैं और कंटेंट को सर्च करते हैं। तो जनरल कैटेगरी के अंदर भी रिलीजियस कंटेंट की टॉप कैटेगरी के अंदर टी सीरीज़ की भक्ति यूट्यूब चैनल टॉप पर आती है। नेक्स्ट, अगर आप इनको देखिए, आप शायद इनसे वाकिफ़ होंगे। रामदेव है, दलाई लामा हैं और श्री श्री रविशंकर हैं। मौलाना वहीदुद्दीन खान इंस्टाग्राम पर काफ़ी फेमस है हो रहे हैं अभी। योगीराज सिद्धनाथ है, माता अमृत्यानंद मई है, शिवानी करके बीके शिवानी करके हैं, वो बहुत फेमस है। सफ़ेद साड़ी में आती हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल लेक्चर्स वो देती हैं। सोशल मीडिया के ऊपर जितना इस्तेमाल
इन रिलीजियस लीडर्स ने किया है, शायद किसी ने किया हो। जितना फैन बेस रिलीजियस लीडर्स लेकर गए उतना और कोई लेकर नहीं जा रहा है। तो कितनी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए कि अभी इतने सारे लोगों को मैं बताया, तो मैं हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे कि कहीं भी अभी वो इस्लामिक स्कॉलर इस तरीके से प्रमोट नहीं हुए, या उन्होंने अपने आप को या अपने कंटेंट को उस तरीके से प्रमोट नहीं किया, या उसकी ज़रूरत नहीं समझी। कुछ भी हो सकता है नेक्स्ट वीक। उसकी कुछ वजह है कि ये जितना भी कंटेंट प्रोड्यूस हुआ इस्लामिक, उसमें वो पाकिस्तान से प्रोड्यूस हुआ। हिंदुस्तान के अंदर अगर हम देखते हैं तो बहुत ज़्यादा मवाद हमको नहीं मिलता है, और दीगर मज़ाहिब का मुताला करते हैं तो बहुत ज़्यादा धर्म गुरु हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो उसका इफ़ेक्टिव यूज़ नहीं हमने किया, उसकी वजह है। और इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे किया जाता है उसकी कुछ चीज़ें मैंने आपके सामने रखी हैं कि सोशल मीडिया का अगर इफ़ेक्टिव यूज़ अगर आपको करना है तो डिफ़ाइन योर गोल। आपका पर्पज़ और आपका मकसद तय होना चाहिए। इसरार अहमद साहब ने ये तय कर लिया था कि मुझे कुरान के दुरूस को जो है लोगों तक पहुंचा देना है। उनका पर्पज़ एक डिफ़ाइन हो गया, उन्होंने उसी को बेस बनाया, उसी को फॉलो किया और अपना पूरा का पूरा दर्स कुरान का कंटेंट उन्होंने प्रमोट किया। चूज़ द राइट प्लेटफॉर्म, कि मैं कौन सा प्लेटफॉर्म चूज़ करूं। मैं यूट्यूब सिलेक्ट करूं, मैं वीडियो के ज़रिए लोगों तक कंटेंट पहुंचाऊं, मैं फेसबुक के ज़रिए ज़्यादा पहुंच सकता हूं, मैं इंस्टाग्राम के ज़रिए ज़्यादा पहुंच सकता हूं। अपने लिए जो मुनासिब प्लेटफॉर्म है अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए। आपकी प्रोफाइल के अंदर के एक आलिम दीन है, जिस भी मदारिस से फ़ारिग है उसको लिखिए कि आई एम ए इस्लामिक टीचर, आई एम ए इस्लामिक प्रीचर। हम लोग ये कहने में बड़ा शर्माते भी हैं। हमने कई उलमाओं की प्रोफाइल देखी है, बहुत ही ज़्यादा जो है सिंपल और सोबर होती है। तो वहाँ पर लिखिए, अपने आप को इस तरीके से प्रमोट कीजिए कि आई एम ए इस्लामिक प्रीचर, आई एम ए इस्लामिक टीचर, आई एम ए इस्लामिक स्कॉलर। और मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि मैं फ़िक़्ह में इंटरेस्ट रखता हूँ। अगर किसी बंदे को या किसी को अगर चाहिए कि फ़िक़्ह के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन और आंसर हो तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। आपने अपने प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में इतना रख दिया, तो अब गूगल और दूसरे सोशल मीडिया आपके उस डिस्क्रिप्शंस को पढ़ेंगे, कैच करेंगे, और जो आपके अतराफ़ के अंदर है, क्योंकि सोशल मीडिया देखता है कि आपकी प्रोफाइल किस लोकेशन से आ रही है और उस लोकेशंस के आसपास रिलीजियस कंटेंट को सर्च करने वाले कितने लोग हैं, तो आपकी प्रोफाइल वो जाकर उन लोगों को दिखाएगा कि यू मे नो दिस प्रोफाइल। और आई तो आप देखते होंगे कि बहुत सारे लोग आपके अतराफ़ के होते हैं, वो आपको स्क्रॉल करने में आपको दिख जाएंगे। तो आपका कंटेंट इस तरीके से आपकी प्रोफाइल उन तक रीच करेगी, और फिर अगर किसी को कोई सवाल होगा तो आप तक पहुंच सकेंगे। क्रिएट वैल्यूएबल कंटेंट, हमने कई मौलानाओं को देखा है, उसमें माजरत चाहूँगा, जिसमें वो बता रहे हैं कि मोबाइल चलाने के आदाब और मोबाइल चार्जिंग करने के आदाब। तो ऐसे वीडियोस मेहरबानी करके अपलोड ना करें इससे किसी का मसला सोल्व होने वाला नहीं है। तो अपना कंटेंट जो क्रिएट करें बहुत वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करें, उसके पीछे रिसर्च करें, उसको ऑथेंटिक बनाएं और उसको उस फॉर्मेट में बयान करें जहाँ आपका टारगेट ऑडियंस है। अगर कोई खातून है आपकी टारगेट ऑडियंस, तो उसको उस नौइयत से बनाकर उसको प्रेजेंट कीजिए। उल्मा आपका टारगेट है तो उस नौइयत से फॉर्मेट में बनाकर उस कंटेंट को प्रमोट कीजिए। आपका वेल रिसर्च्ड, वेल इन्फॉर्म्ड कंटेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। जब आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें तो ऐसा ना हो कि आपने आज कुछ डाल दिया कंटेंट, कल कुछ डाल रहे हैं। आप ये तय करें कि मुझे सीरत नबवी के लीडरशिप के पहलू से कुछ बातें रखनी है, तो आप 10 पोस्ट बनाएं सीरत नबवी में से लीडरशिप के लेसन्स, और वो 10 पोस्ट को जो है 20 दिनों के अंदर प्रमोट करें, है ना। तो आपका वैल्यूएबल कंटेंट भी जाएगा और कंसिस्टेंसी के साथ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हैं, कल किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हैं, परसों किसी और टॉपिक पर बात कर रहे हैं। जो लोग भी बात करते हैं वो अपना टॉपिक, अपना सब्जेक्ट एक पूरा मुतय्यन करते हैं और उस सब्जेक्ट में उसी सब्जेक्ट के ऊपर बात करते हैं। हमारे अक्सर ये होता है कि सब्जेक्ट तय होता नहीं है और जब शुरू होते हैं तो किसी भी तरीके से कंटेंट को प्रमोट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए, मैं इसको थोड़ा ओवरकम करता हूँ। आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रोफेशनली तौर पर भी कर सकते हैं। अभी मैं पर्सनली तौर पर बता रहा था
लेकिन पर्सनली तौर पर तो इंशाल्लाह आप अगर पर्सनल में भी गुफ्तगू करेंगे तो और मज़ीद मैं आपको गाइड कर दूँगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारे कई नौजवान हैं जो मदारिस से फ़ारिग होते हैं और उसके बाद वो सोचते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिलेट कर लें किसी मस्जिद से, किसी मदरसे से और कहीं जगह जॉब कर लें। लेकिन जिस तरीके से अभी बता रहे थे फलाई साहब कि ऑनलाइन भी बहुत सारे स्कोप हैं, तो अभी हमारे यहाँ बहुत सारे नौजवानों ने ऑनलाइन कोर्सेज चलाना शुरू कर दिए हैं। तो आप सोशल मीडिया की मदद से ऑनलाइन क्लासेस चला के भी आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं, आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपने कुरान क्लासेस चलाएं, लर्न कुरान रिसिटेशन, कुरान सीखना, लर्न कुरान विद तजवीद एंड मखारिज। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी कुरान सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उम्र ज़्यादा हो चुकी है या बिज़नेस या जॉब के अंदर बिज़ी हैं और टाइम नहीं निकाल पाते, इसीलिए उनका मदरसों में आना थोड़ा या मस्जिद में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो आप एक जगह बैठकर पूरे गुजरात के लोगों को जो है टारगेट कर सकते हैं। आपने 3 कोर्स डिज़ाइन कर लिए हैं कि लर्न कुरान विद तरतील। तो अब आप क्या करेंगे? आपको ये करना है कि आपने जिस कोर्स को डिज़ाइन कर लिया है, हर कोर्स के अंदर 15-15 स्टूडेंट्स आप रखेंगे मान लीजिए, और गूगल फॉर्म आता है, गूगल फॉर्म के ऊपर एक रजिस्ट्रेशन पेज बनाइए, उससे रजिस्ट्रेशन लीजिए। गूगल फॉर्म से आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, गूगल पे से आपने पेमेंट ले लिया, गूगल मीट और जूम के ज़रिए आप डेली वो फजर के बाद या इशा के बाद जो भी आप वक्त मुतय्यन करें उन क्लासेस को चलाइए। आज काफ़ी मुफ्ती इकराम और उलमा इकराम ये ऑनलाइन क्लासेस चलाकर घर बैठे जो है अराउंड 45 से लेकर 75 तक की अर्निंग कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हमारी बहुत सारी बहनें भी हैं, क्योंकि अब जाहिर सी बात है वो मस्जिद और मदरसों में अब जा नहीं सकती, उम्र हो चुकी है, लेकिन अब वो कुरान सीखना चाहती हैं। अब सिक्योरिटी का भी काफ़ी टाइम मसला होता है, ट्रैवलिंग का भी काफ़ी टाइम मसला होता है। तो ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, ये सोशल मीडिया का टूल का इस्तेमाल करके हम घर बैठे कुरान क्लासेस का भी चलाकर इससे अर्निंग भी कर सकते हैं। तो इसका इफ़ेक्टिव यूज़ ये भी हो सकता है। आप ज़रूरी नहीं मैं कुरान क्लासेस का बता रहा हूँ, आप और भी कोई आप फ़िक़ा के ऊपर कुछ बात करना चाहते हैं, हदीस का कुछ इल्म देना चाहते हैं, आप इस्लामिक कोई कोर्स कराना चाहते हैं, भाई 3 महीने का इस्लामिक सर्टिफिकेशन कोर्स जिसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं। तो अगर आप इस तरीके के कोई कोर्सेज़ ऑनलाइन चलाएँगे तो आपकी इनकम का भी ज़रिया बनेगा और आपके सोशल मीडिया का इफ़ेक्टिव यूज़ भी होगा। नेक्स्ट, सोशल मीडिया का इफ़ेक्टिव यूज़ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि प्रमोट योरसेल्फ ऑन सोशल मीडिया। आपको अपने आप को प्रमोट करना पड़ेगा। सोशल मीडिया को ग्रो करने के लिए आपको जाना गूगल बिज़नेस के, अपनी मस्जिद है, मस्जिद का जो है एड्रेस गूगल मैप पे डाल दिया, अपने घर का एड्रेस गूगल मैप के ऊपर डाल दिया, और फिर गूगल मैप के ज़रिए गूगल एड्स आपने चलाई तो अतराफ़ के लोग जानेंगे कि हाँ दिस कोर्स रनिंग बाई दिस लोकेलिटी, कि ये कोर्स इस इलाके में चल रहा है, तो मैं ज़रूर इनसे रब्ता कर लूँ। आप बहुत सारे ऐसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं, जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हैं जो किताबों का बिज़नेस करते हैं, जिनकी किताबों के बुक स्टोर हैं, तो वो बुक स्टोर वो अपने अमेज़ोन के ऊपर ले जा सकते हैं अपने बिज़नेस को, अपनी तिजारत को। अगर कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट को अमेज़ोन के ऊपर बेच सकते हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप जाएंगे तो freelancer.com का नाम किसी ने सुना है? फ्रीलांसर और दूसरी ऐसी साइट्स हैं। अरबी ट्रांसलेटर की बहुत ज़रूरत है। अगर हमारे उलमा इकराम एज़ अरबी ट्रांसलेटर अपवर्क के ऊपर जाएँ, लिंक्डइन के ऊपर जाएँ और सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोफाइल बनाएं, एज अ प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं अरेबिक ट्रांसलेटर की, तो वहाँ से भी एक अच्छी खासी इनकम जनरेट हो सकती है। बहुत ज़रूरत है अरेबिक ट्रांसलेटर की। आप जाएंगे तो आपको अरेबिक टीचर की भी ज़रूरत है लोगों को, तो अरेबिक टीचर, अरेबिक ट्रांसलेटर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बड़ा मसला ये रहता है कि हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, इसके पीछे कुछ हर्डल्स होते हैं। सबसे पहले ये है कि बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स और बेसिक इंग्लिश का कोर्स हमें करना है, ताकि देखिए सोशल मीडिया टोटल इंग्लिश के अंदर है ना, तो जो ज़बान के अंदर वो अवेलेबल है वो ज़बान को सीखना भी ज़रूरी है, तो उसकी टर्मिनोलॉजीज़ हमको समझ आएगी। और दूसरी एक कैनवा डिज़ाइनिंग एक टूल है जिसके अंदर से हम पोस्टर बनाना, दूसरी चीज़ें बनाना सीख सकते हैं। तो जब तक कि हम अपनी स्किल को अपडेट नहीं करेंगे, हम खुद अपडेट नहीं होंगे, तब तक हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। कैनवा के ऊपर एक कोर्स है, यूडेमी के ऊपर 449 450 रुपये का एक कोर्स आता है। 24 कोर्स एक ही कोर्स के अंदर हैं सोशल मीडिया के ऊपर। फेसबुक मार्केटिंग, यूट्यूब का कैसे इस्तेमाल करना, फेसबुक का ऐसा कैसे इस्तेमाल करना,
पर्सनली कैसे इस्तेमाल करना, प्रोफेशनल कैसे इस्तेमाल करना, 400 रुपये देकर वो इतना बेहतरीन कोर्स है, आप कर सकते हैं। मैंने खुद ने किया है वो कोर्स। तो आप एक बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, बेसिक इंग्लिश लर्निंग का कोर्स करना है, थोड़ा टेक्नोलॉजी को जानने के लिए थोड़ा पोस्टर डिज़ाइनिंग और ये क्रिएशन वगैरह किस तरह से होता है वो देख लेना है, और सोशल मीडिया कैसे काम करता है उसका एक कोर्स कर लेना है। अगर आपने ये तीनों कोर्स कर लिए, आप इतने एडवांस हो जाएंगे कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस और वो एतमाद आ जाएगा कि आप खुद कोर्स डिज़ाइन करेंगे और लोगों को बोलेंगे कि मेरा कोर्स आप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपके पास कंटेंट इतना है। लेकिन उस कंटेंट को जिस फॉर्मेट में लाना है, अभी आपको वो फॉर्मेट सिर्फ पता नहीं है। कंटेंट आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ उस फॉर्मेट में आपको वो डिज़ाइन करना है। तो अगर आप ये तीनों स्किल्स अगर आपके अंदर आ जाती हैं, तो आप अपने कंटेंट को उस फॉर्मेट में लाकर सोशल मीडिया के ऊपर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ भी सजेशन हो, फीडबैक हो, क्वेश्चन आंसर हो, कर सकते हैं। और माज़रत अगर मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई हो या कुछ खामी रह गई हो। जज़ाकल्लाहु खैर।